नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। टुनाइट विद दीपक में आज हम बात करेंगे कि आखिरकार क्यों बीजेपी मैच फिक्सिंग और आईपीएल के गड़बड़ झाला के मामले में चुप है। यही पार्टी है जो सबको नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। 9 साल में न जाने कितने मंत्रियों, कितने प्रतिनिधियों, कितने मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे इस पार्टी ने मांगे होंगे। और नेता कौन कौन है जो चुप है, जो खामोश है। पहला नाम हम आपको बताते हैं, नरेंद्र मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री के दावेदार, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। और उनके बारे में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी वो शख्स है जो देश में आमूलचूल परिवर्तन ला देंगे, भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी क्रिकेट में जो कुछ गड़बड़ झाला मचा है उसके बारे में खामोश क्यों है? वो बोल क्यों नहीं कर सकते सिर्फ ट्वीट करके कि वो श्रीनिवासन के साथ नहीं बल्कि इस देश की आम जनता के साथ खड़े हैं। क्रिकेट के इस गड़बड़ झाले पर वो क्यों खामोश है? वो शख्स क्यों खामोश है जो कांग्रेस की खामी निकालने में राज्यसभा में विपक्ष के नेता की हैसियत से 1 सेकंड की देरी नहीं करता? जी हां, हम अरुण जेटली की बात कर रहे हैं। उन्होंने भी अनगिनत मंत्रियों के इस्तीफे मांगे हैं, खुद सुषमा स्वराज के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन जब बीसीसीआई पर सवाल पूछा गया तो सुषमा स्वराज ने उनको बचाते हुए कहा कि ये बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बीसीसीआई या फिर आईपीएल की नहीं। अरुण जेटली पर एक और जिम्मेदारी है, वो बीसीसीआई की लीगल कमेटी के भी चेयरमैन है और साथ ही साथ वो बीसीसीआई की अनुशासन कमेटी के भी सदस्य है। ऐसा माना जाता है बीजेपी के अंदर जो सर्वोच्च निर्णय होते हैं उसमें कहीं ना कहीं अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी की खासी चलती है। ये सब बात लोग जानते हैं, लेकिन इतने काले चेहरे, इतने शाह चेहरे आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। उसमें गुरुनाथ मयप्पन है, जिनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर कई तरह के आरोप लगे हैं। गुरुनाथ मयप्पन और कहीं नहीं बल्कि पुलिस कस्टडी में है। मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी को लेकर उनके दामाद बीसीसीआई के प्रमुख हैं, लेकिन वो इस्तीफा देने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। सवाल यह है इसके पीछे की राजनीति क्या है, और बड़ी बहस का मुद्दा आज होगा कि आखिरकार बीजेपी खामोश क्यों है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का लेखा जोखा। देखिए, वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है और उसमें हम लोगों का, जेटली जी का भी हम लोगों का यही विचार है, यही उनसे भी कहा है हम लोगों ने कि जांच के दौरान अगर वो इस प्रक्रिया से, इस प्रोसीजर से अपने आप को अलग कर ले तो बेहतर है। और जो मैंने वक्तव्य दिया है, मैं आई स्टैंड बाय द स्टेटमेंट आई हैव मेड। और मैं समझता हूं कि पारदर्शिता के आधार पर, जवाबदेही के आधार पर जो मैंने कल कहा कि श्रीनिवासन जी को अपने पद से हटकर जब तक कार्रवाई पूरी तरह से न हो जाए, और मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई दोषी है या कोई निर्दोष है, वो तो कार्रवाई बताएगी, और अगर निर्दोष है तो जरूर वापस उस पद पे आ सकते हैं। क्रिकेट की साख का सत्यानाश हो चुका है। बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद सट्टेबाजी के इल्जाम में सलाखों के पीछे हैं। बोर्ड अध्यक्ष की टीम फिक्सरों और सट्टेबाजों के साए में है। लोग क्रिकेट की खातिर बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन को पद छोड़ने की दुहाई दे रहे हैं, फिर भी श्रीनिवासन है कि मानने को तैयार नहीं। औरों की बात छोड़िए, अब तो वो आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला की सलाह पर भी टकासा जवाब दे चुके हैं। श्रीनिवासन साहब दलील दे रहे हैं कि बीसीसीआई की जांच कमेटी अपना काम करने के लिए आजाद है, उन्हें पद छोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि वो जांच के दायरे में नहीं है। अब क्या श्रीनिवासन जी ये बताएंगे कि क्या उनके दामाद गुरुनाथ मयप्पन जांच के दायरे में नहीं है? अगर गुरुनाथ जांच के दायरे में है तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स क्या जांच के दायरे से बाहर है? अगर चेन्नई सुपर किंग्स जांच के दायरे में है तो फिर श्रीनिवासन क्यों नहीं? आखिर चेन्नई सुपर किंग्स के सुपर बॉस यानी असली मालिक वो श्रीनिवासन ही हैं। श्रीनिवासन की अकड़ और बीसीसीआई के सदस्यों का ढुलमुल रवैया देखकर अब हर कोई आरोप लगा रहा है कि 3 सदस्यों की जांच कमेटी सिर्फ आईपीएल की आड़ में चल रहे अरबों के काले धंधे पर पर्दा डालने के लिए है। खुद बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार भी इशारा कर रहे हैं कि जांच कमेटी में कुछ तो गड़बड़ है। जैसे सुनील गावस्कर, नवाब पटोरी, रवि शास्त्री,
These are known cricketers who has contributed for cricket. They are supposed to take decisions of matters related to cricket or essentially on the advice of known cricketers. So we keep away from all the decisions which are related to cricket. सदिया साहब तो कह रहे हैं कि रिजाइन करना चाहिए, फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, क्यों करें? तो फारूक अब्दुल्ला साहब की मैं मजबूरी समझ सकता हूं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, एलेज किया गया है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में 25 करोड़ का घपला हुआ है। आदमी लेके पैसा जो था वो शायद पाकिस्तान भाग गया है, जो इनकी शिकायतें कही हुई हैं। अब यह बेचारे बोलेंगे कि इनको इस्तीफा देना चाहिए तो फट से उनके ऊपर पड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हर मामले में बड़ी जल्दी इस्तीफा मांगती है। इस आईपीएल में जिसमें 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, अभी तक इस्तीफा नहीं आया और बड़ी जोड़तोड़ के साथ भाजपा के नेता, विपक्ष के नेता राज्यसभा में श्री अरुण जेटली जी बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने की जुगाड़ में घूम रहे हैं। श्रीनिवासन कुर्सी पर रहकर जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात भी समझ में आ जाती है कि श्रीनिवासन ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर आईपीएल में उनकी अपनी टीम और दामाद का भविष्य जो दांव पर है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीसीसीआई में दखल रखने वाले देश के दिग्गज नेता श्रीनिवासन के सामने ढीले क्यों पड़ गए। बीसीसीआई में जिन सदस्यों को अध्यक्ष चुनने या हटाने के लिए वोट देने का अधिकार है, उनमें बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। बीजेपी के नेता अरुण जेटली, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के सदस्य हैं, लेकिन इनमें से एक ने भी अब तक श्रीनिवासन के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। बात बात पर विरोधी नेताओं से इस्तीफे मांगने वाले इन दिग्गजों को श्रीनिवासन के सवाल पर बोलने से किसने रोका है, ये बात किसी के पल्ले नहीं पड़ रही। कांग्रेस के दो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीपी जोशी बीसीसीआई में, एक और केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला भी बीसीसीआई में है और जिस आईपीएल की वजह से क्रिकेट पर कालिक होती है, उसके कमिश्नर राजेश शुक्ला भी केंद्र में मंत्री हैं। अब तक श्रीनिवासन के नाम पर चुप्पी साधे बैठे कांग्रेस के नेताओं ने अब बोलना तो शुरू किया है, लेकिन लहजे में न तो तेवर है और न ही धार। देखिए, वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है और उसमें हम लोगों का, जेटली जी का भी हम लोगों का यही विचार है, यही उनसे भी कहा है हम लोगों ने कि जांच के दौरान अगर वो इस प्रक्रिया से, इस प्रोसीजर से अपने आप को अलग कर ले तो बेहतर है। जैसे सुनील गावस्कर, नवाब पटोरी, रवि शास्त्री, these are known cricketers who has contributed for cricket. They are supposed to take decisions of matters related to cricket or essentially on the advice of known cricketers. So we keep away from all the decisions which are related to cricket. बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। अंदाजा लगाया जाता है कि बीसीसीआई की माली हैसियत कम से कम 5300 करोड़ रुपए की है। अपने पैसे के दम पर बीसीसीआई ने क्रिकेटरों की जुबान बंद कर रखी है, क्योंकि सभी मौजूदा क्रिकेटरों के साथ बीसीसीआई का एग्रीमेंट है और पूर्व क्रिकेटर बीसीसीआई के पेंशन भोगी हैं। ऐसे में खिलाड़ी की मजबूती तो समझ में आती है, लेकिन नेताओं के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो श्रीनिवासन की मनमानी पर मौन साधे हुए हैं। मिथिलेश के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, पार्टी विद डिफरेंस के नेता आखिरकार इतने बड़े गड़बड़ झाले पर खामोश क्यों हैं? शायद कुर्सी की चिंता सता रही है। आगे चलकर नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा है देश के प्रधानमंत्री बने, बीसीसीआई का सबसे बड़ा पद संभाले। हो सकती है उनकी महत्वाकांक्षा हो। अरुण जेटली के नाम पर चर्चा हो ही चुकी है दूसरी बार, यानी अब वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल उपाध्यक्ष हैं, इसीलिए विवादों में नहीं पड़ना चाहते और इसीलिए खुलकर बोल नहीं रहे। अनुराग ठाकुर वो आईपीएल के कमिश्नर बनना चाहते हैं और आईपीएल के कमिश्नर बनने के लिए उन्हें अपना मुंह बंद रखना ही होगा। तो जितने बड़े नेता उतने बड़े स्वार्थ। लेकिन क्या ये क्रिकेट के लिए सही है? क्या ये बीजेपी के लिए सही है? क्या ये देश के लिए सही है? क्या वो जनता के लिए सही है जो क्रिकेट को अपना धर्म मानती है? इसी सवाल को लेकर आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ है कांग्रेस के नेता रशीद मसूद साहब, जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। मेरे साथ एडिटर है सामना के प्रेम शुक्ला साहब,
मेरे साथ इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन जुड़े हुए हैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से नरेश अग्रवाल जुड़े हुए हैं और हरपाल सिंह बेदी साहब वरिष्ठ खेल पत्रकार वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं बीजेपी का। हम आपको बता दें, हमने टॉप से लेकर बॉटम तक हर नेता को बुलाने की कोशिश की कि इस मुद्दे पर हम बहस करना चाहते हैं, आप आइए, लेकिन आने वाली हैं शाइना एनसी, हम उनका इंतजार कर रहे हैं, उनको भी उनका पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। लेकिन हम चाहते थे कि पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन इस मसले पर आएं और देश के सामने इस सवाल का जवाब दें कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली बीजेपी आखिरकार क्रिकेट के मसले पर चुप क्यों है। पहला सवाल रशीद मसूद साहब, जब तक आपकी पार्टी ने भी नहीं बोला था कि राजीव शुक्ला खामोश क्यों है, सीपी जोशी खामोश क्यों है, उसके बाद धीरे से ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बयान आया, तो बीजेपी को बैकफुट पर खड़ा करने के लिए कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजी? नहीं, देखिए, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी नहीं है। एक तो यह है कि क्रिमिनल लॉ में वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं होती है, तो उसको देखते हुए बहुत सोच समझ करने के बाद, फैसला करने के बाद ही आदमी बोल पाएगा। क्योंकि जब ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो मैं समझता हूं कि अध्यक्ष को भी बीसीसीआई के अगर इस्तीफा नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इस तरीके की कोई मैकेनिज्म डेवलप हो कि वो जब तक ये इंक्वायरी चल रही है उसकी प्रक्रिया से बाहर हो जाए। तो ये चीज कही गई है और इसलिए इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते हैं साहब? भाई जो टीम जांच के दायरे में है वो उनकी टीम है, उसके मालिक है वो, उनके दामाद जेल में है, बेल पे भी नहीं है, जेल में है। हम तो चाहते हैं, आप भी इफ्सन भट्ट की बात कर रहे हैं। चाहते हैं इस्तीफा दें, नहीं, हमने कहा हम तो चाहते हैं इस्तीफा दें, लेकिन मैंने कहा कि अगर ऐसा है कि वो इस्तीफा नहीं दे सकते हैं तो कम से कम मॉरली उनको ये बाउंड होना चाहिए कि वो अपने आप को कम से कम उस वक्त तक इससे अलग कर लें। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं होती है, हमें कानून के भी अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसलिए से अगर वो मॉरली तो इनको इस्तीफा देना चाहिए, बेस्ट सॉल्यूशन तो इसका ही है। लेकिन अगर वो नहीं दे सकते, मॉरल इतना हाई नहीं है, तो कम से कम इतना तो कर लें कि जब तक ये इंक्वायरी कंप्लीट हो, जब तक वो अपने आप को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर रख लें। क्योंकि इन्फ्लुएंस जरूर करेगा ये इंक्वायरी को। मैं नहीं समझता हूं कि बीसीसीआई का प्रेसिडेंट रहते हुए इन्फ्लुएंस नहीं होगी इंक्वायरी, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। खास तौर पर जो बीसीसीआई ने इंक्वायरी तीन आदमियों की बनाई है कमेटी, उसके जो इंक्वायरी है उसको तो बिल्कुल ही इसका इम्पैक्ट तो इस पर जरूर जाएगा। नरेश अग्रवाल साहब जी, क्या पीकर आए श्रीनिवासन की अभी भी कह रहे हैं, और क्या पीकर आए बीसीसीआई के बाकी सदस्य जो उनसे इस्तीफा मांग ही नहीं सकते? देखिए, हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट राय है कि श्रीनिवासन जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब पवन बंसल अपने भांजे के लिए कारण इस्तीफा दे सकते हैं, येद्रप्पा अपने लड़के दमादों के कारण दे सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी ट्रेन एक्सीडेंट के कारण इस्तीफा दे सकते हैं, तो फिर श्रीनिवासन जी को कौन सी नई एग्जम्पशन मिली हुई है? ये तो वैसे होगा जैसे आप पत्रकारों को एग्जम्पशन मिला हो, वैसे श्रीनिवासन जी को एग्जम्पशन दे दिया जा रहा है। वो उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। मुझे मिला हुआ है, पत्रकारों को नहीं। नरेश अग्रवाल जी, बड़े बड़े नेता जो हर बात पे इस्तीफा मांगते थे, नहीं, हम इस मारे कह दिया, थोड़ा सा आप बैठे तो थोड़ा सा मैंने कह दिया है। वैसे मैं ज्यादा पत्रकारों का मित्र हूँ, ज्यादा कहता नहीं हूँ, लेकिन मैं जो कह रहा था, मुझे खुद ताज्जुब है कि नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे चोर चोर मौसेरे भाई, बंदर बांट इस देश में मचा है। मैं तो इस पक्ष में हो गया, इस देश में क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए और देश का नेशनल गेम हॉकी, फुटबॉल, इसको देश में चालू करना चाहिए। ये क्रिकेट की वजह से देश एक तरीके से बर्बाद होता चला जा रहा है, और जिस तरीके से क्रिकेट में सट्टेबाजी और पैसे का खेल हुआ है, तो मैं तो देख रहा हूँ क्रिकेट पूंजीपतियों नेताओं की एक तरीके से जागीर होती चली जा रही, और ये बड़ा खतरनाक सिस्टम है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और मैं आज बिल्कुल कहता हूँ, अगर ये श्रीनिवासन जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो भारत सरकार को इसका भी टेक ओवर कर लेना चाहिए, बीसीसीआई को, और टेक ओवर करके इन सबको हटाकर रिसीवर बैठा देना चाहिए, और भविष्य के लिए कोई नीति पार्लियामेंट में लाके तय होना चाहिए। क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अगर कानून से ऊपर अपने को समझता है तो समाजवादी पार्टी इससे सहमत नहीं। बिल्कुल। राजीव रंजन जी, क्या आपकी पार्टी भी मांग करती है कि क्रिकेट को बैन कर दिया जाए?
नरेश अग्रवाल जी एक लाइन आगे हटकर बात कर रहे हैं और मुझे याद है नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इस पर एक स्टैंड लिया था और ये कहा था कि श्रीनिवासन को इस्तीफा दे देना चाहिए। निश्चित तौर पर श्रीनिवासन साहब को इस्तीफा करना चाहिए और आईपीएल की जो स्थिति अब हो गई है, जो पहले शशि थरूर साहब की टीम को लेकर के जो चीजें सामने आई देश के सामने में, फिर सहारा ने जिस तरह से करार को लेकर के अपनी बातें रखी हैं, तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई आरटीआई से लेकर के कई चीजों से बचती आई है और जो पारदर्शिता का अभाव है उससे ये आज एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आईपीएल के जरिए देश पहुंचा है जिसके तार देशद्रोहियों से जुड़े हैं, जिसके तार समाज में अपसंस्कृति से जुड़े हैं और जो परिस्थितियां बनी हैं इसमें ये बात सही है कि राजनीतिक दलों के संबद्धता के आधार पर बीसीसीआई में किसी की भागीदारी नहीं है, लेकिन ये राष्ट्र के हित में ये आवश्यक है कि जो जहां भी हैं ये टू थर्ड मेजॉरिटी के नाम पर या इस तरह के जो अंकगणित के नाम पर एक इम्यूनिटी का जो भ्रम है श्रीनिवासन साहब को, या तो 2/3 बहुमत से इनको बर्खास्त करने की, इनको पदच्युत करने की स्थिति बने, नहीं तो एक बात जो अभी कहा अभी समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल जी ने कि इसमें ये हाई टाइम है कि कोई एक ऑर्डिनेंस ला करके बीसीसीआई को पूरी तरह से एक जो गिरोह है उससे मुक्ति दिला करके पारदर्शिता स्थापित करने की जरूरत है। बीसीसीआई को गिरोह से मुक्ति दिलाई जाए। प्रेम शुक्ला साहब, आपके भी कम आर्टिकल आ रहे हैं क्रिकेट के खिलाफ सामना में आजकल। जी नहीं, क्रिकेट पर श्रीनिवासन साहब के खिलाफ जो गड़बड़ झाला हुआ है उसके खिलाफ नहीं, श्रीनिवासन के खिलाफ सबसे पहले सामना नहीं लिखा है, उन अखबारों में से हम लोग हैं। और श्रीनिवासन के पहले हम तो मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ जब वो फिक्सिंग कर रहे थे 96 में, 2000 में एक्सपोज हुए हैं, 96 में भी सामना अजहरुद्दीन की हरकतों पर निगाह रखे हुए था और उनके खिलाफ लिख रहा था। अब जो है मामला है कि श्रीनिवासन के इस्तीफे का इंतजार करने का समय समाप्त हो चुका है और किसी नए कानून के लिए अरुण जेटली, राजीव शुक्ला और जो है कपिल सिब्बल को बैठने की आवश्यकता नहीं है। तमिलनाडु सोसाइटी एक्ट के तहत हमारे देश में हमारी तमिलनाडु की राज्य सरकार को भी अधिकार है कि उसको बर्खास्त कर दे बीसीसीआई को। बीसीसीआई को बर्खास्त करके उसका पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है। हम इस स्थिति में जाकर खड़े हुए हैं और यदि हमने ये नहीं किया तो हम माफिया और आतंकवादियों को क्रिकेट जो है गिफ्ट किए पड़े हैं। सवाल ये है, इसलिए क्रिकेट सवाल ये है कि आपके वैचारिक दोस्त, सैद्धांतिक दोस्त, आपके राजनीतिक दोस्त अरुण जेटली हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, हिंदू हृदय सम्राट, आप ही लोग उनको लिखते थे। ये लोग खामोश क्यों हैं? इनको क्या हो गया है? इनको इसमें नैतिकता दिखाई नहीं दे रही, घपला दिखाई नहीं दे रहा है, गड़बड़ झाला दिखाई नहीं दे रहा है, सामना को तो दिखाई दे रहा है, इनको नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा पाली जाती है कि वो इस तरह का जो गिरोहबंदी क्रिकेट में प्रारंभ हुई है, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते अपने नेताओं के निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर उसको भारतीय जनता पार्टी को क्रिकेट के इस राजनीति में बीसीसीआई को बर्खास्त करने की भूमिका लेनी चाहिए। उस पर चुप्पी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर भी ठीक नहीं है। राजनीतिक तौर पर ठीक नहीं। हरपाल सिंह बेदी जी, हम शुरू से इस बात को डिस्कस करते आए हैं, ये क्या पीकर पैदा हुए हैं या क्या पीकर निकलते हैं श्रीनिवासन साहब की ये सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पर अड़े हुए हैं और कोई उनको कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। पर्दे के पीछे का खेल है क्या आखिरकार? चौरासी जी, आपने मुझे बड़ी दुविधा में फंसा दिया और इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। एक कहावत है, गरीब की जोरू सबकी भाभी। अब यहाँ अमीर की जोरू सबकी भाभी। जितने भी नेता हैं और जो हिंदुस्तान में पिछले 15 दिन से चल रहा है, कोई बाहर का अमीर की जोरू सबकी भाभी नहीं हो सकती। हो रही है ना, एक है। चलिए हरपाल जी, उसको बदल नहीं सकते। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी, गलती है। अमीर की बीवी सबकी जोरू। चलिए, गलती हो गई। मैंने अपनी तरफ से सोचा था कि नया ट्विस्ट दूंगा, आपने नहीं माना, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि कोई बाहर 15 दिन से जो नाटक और ड्रामा चल रहा है इस देश में, कोई बाहर का आदमी आके पढ़े अखबारें और सोचे कि दुनिया का सबसे खतरनाक टेररिस्ट या क्रिमिनल यहाँ पर बैठा है, उसको पकड़ा नहीं आता। ये मजाक जो है 15 दिन से चौरासी जी चल रहा है, इसमें सारे नेता जो हैं, क्योंकि ये बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, उड़ा दो, मार दो, लूट लो, क्योंकि ये रेप का मामला नहीं है,
ये अनएम्प्लॉयमेंट का मामला नहीं है, ये गरीबी का मामला नहीं है, बेरोजगारी का मामला नहीं है, महंगाई का मामला नहीं है, ये इतना ये देश को धोखे देने का मामला है। आप तो सुनिए तो सही। हरपाल सिंह बेदी जी, ये देश को धोखा देने का कोई मामला देश है। को नहीं धोखा, बिल्कुल गलतफहमी में ना रहे, बिल्कुल कोई देश को धोखा धर्म का मामला है। बिल्कुल देखिए, आज आप तो फिर मैंने सुन लीजिए, मैंने भी 32 साल से पत्रकारिता की। अगर पेप्सी आईपीएल लीक करता है क्योंकि उसको पता है कि उसका एडवर्टाइजमेंट देखकर हम उसका कोला पिएंगे और तब पेप्सी की जेब भरेगी और तब वो बीसीसीआई को पैसे देगा। मैं कहता हूं अगर ये धोखा है, धोखाधड़ी केस करिए, अरेस्ट करिए। अगर ये चोर बाजारी है, क्रिमिनल एक्ट है, तो ये आप किसी चोर को पकड़ के श्रीशांत पर धोखाधड़ी की धारा ही लगी है, इस पर लगाइए ना फिर। श्रीशांत और वो देखिए साहब, देखिए गुरुनाथ मैयप्पन है, उन पर धोखाधड़ी की धारा ही लगी है। राशिद जी सुनिए एक बार, मैच फिक्सिंग तो कोई प्रूव ही नहीं कर सकता। मैं आपको अपना दुनिया में कोई प्रूव नहीं कर सकता मैच फिक्सिंग को। और मैं इसके एग्जांपल देता हूं आपको, और कोई फिक्स करके बता दे, मैं बताता हूं। सेरेना विलियम और वीनस विलियम 2 बहनें हैं टेबल टेनिस की सबसे मशहूर। उनका बाप जब वो शुरू कर दे खेलने के, उनका बाप रॉबर्ट विलियम वो डिसाइड करता था कि इन दोनों बहनों में से कौन जीतेगा। ओपन मैच वो आप बताता था कि आज सेरेना जीतेगी या वीनस जीतेगी। उसका ये कहने का था कि अगर एक बहन सारी मैच जीतेगी, दूसरी बहन डिमोरलाइज हो जाएगी, लोग रो पड़ेगी। ये क्या कर रहा है उसने? चाइना में मैं अथॉरिटी से आप चेक कीजिए, चाइना में ये डिसाइड करते थे चाइनीज अथॉरिटीज कि टेबल टेनिस और बैडमिंटन में जो 2 प्लेयर आ जाएगा, दोनों चाइनीज, कौन जीतेगा। सबको पता था कि ये फिक्सिंग हो रही है। 1996 में आप सुनिए, आप भारत की सुन लीजिए, 1996 में अटलांटा ओलंपिक से पहले प्री ओलंपिक हुआ स्पेन में, बार्सिलोना में। इंडिया क्वालिफाई कर गया था, इंडिया का मैच मलेशिया के साथ था, और अगर इंडिया मलेशिया को हराता तो कनाडा ने क्वालिफाई कर देता। इंडिया और मलेशिया ने फिक्स मैच खेला, फिक्स्ड। चलिए मानता हूं, मैंने आपका तो मैंने तर्क माना, तो हमको सट्टेबाजी को लीगलाइज कर देना चाहिए, मैच फिक्सिंग को लीगलाइज कर देना चाहिए। अरे आप प्रूव कैसे करेंगे? के समय लिखवा के भेज प्रूव कैसे करेंगे कि कौन सी टीम जीते? आप प्रूव कैसे करेंगे? ये 2012 का जो सेमीफाइनल हुआ हाल ही में, सब दुनिया कह रही है फिक्स है। इंडिया पाकिस्तान सारी दुनिया भारत माता की जिंदाबाद कर रहे थे, झंडे ले रहे थे, वो फिक्स। आप प्रूव करें ना। पुलिस ने तो पकड़ लिया, कितने दिन रखेंगे प्रूफ? अभी तो मैच फिक्सिंग जो है, सुनिए, मनी लॉन्ड्रिंग, सुनिए, मनी लॉन्ड्रिंग यस क्राइम है, वो कराइए। मैच फिक्सिंग या बैटिंग आपके पास कानून ही नहीं है। पकड़ मनी लॉन्ड्रिंग, अगर ये इलीगल दे रहे हैं पैसा, ये यहाँ सबूत है, डेंजरस है। चलिए कानून बनने का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज का हमारा मुद्दा हरपाल सिंह बेदी, अगर मकोका लगा दिया, अरे साहब मकोका कैसे लगाएंगे? बड़े बड़े चोर बैठे, मकोका लगा देंगे। वैसे इतने बड़े बड़े क्रिमिनल बैठे हैं। आप ये सुनिए ना, अजहरुद्दीन को एमपी बनाया आपने, अजहरुद्दीन को गरीब आदमी के मकोका लग सकता है, अजहरुद्दीन एमपी है, आपके चक्कर में 10 लोगों का मकोका लग सकता है, बाकी चीजों पर मकोका तो जो 2 लाख रुपए जो मकोका लगा दो, अरबों रुपए जो खा गया उसको छोड़ दो। अजहरुद्दीन एमपी नहीं बना, इनमें से कोई एमपी बनेगा आप देखिए। 1 रुपए भी किसी ने लिया तो मकोका लगाने लायक हो जाता है। अच्छा लगाते क्यों? रशीद मसूद साहब से पूछेंगे, उसके लिए कोई वो सवाल हम रशीद मसूद साहब से पूछेंगे। लेकिन मुझे शाइना एनसी के पास जाना होगा। प्रेम शुक्ला जी, मुझे शाइना एनसी के पास जाना होगा। शाइना जी, आपकी पार्टी मोरालिटी की चैंपियन है, नैतिकता की। आपकी पार्टी ईमानदारी की चैंपियन है, आपकी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपकी पार्टी गड़बड़झाला के खिलाफ है। इसके बारे में सबसे ज्यादा बोलते हैं अरुण जेटली, इसके बारे में सबसे ज्यादा बोलते हैं नरेंद्र मोदी, जो आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। इसके बारे में सबसे ज्यादा बोलते हैं आपकी पार्टी के तमाम नेता। लेकिन मैच फिक्सिंग पर न जेटली जी कुछ बोल रहे हैं, न मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, और आपकी पार्टी का कोई भी बड़े नेता इस पर बात ही नहीं करना चाहता। क्यों? देश जानना चाहता है क्रिकेट इस देश में धर्म है। दीपक जी, आपको पता है कि अरुण जेटली के ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठ सकता है, क्योंकि जहां नैतिकता का मामला हो या मोरालिटी और इंटेग्रिटी का मामला हो, हम सब जानते हैं कि उनका पूरा जो करियर अनब्लेमिश। नहीं कहा है कि श्रीनिवासन जी को, एक सेकेंड मुझे प्लीज खत्म करने दीजिए। उन्होंने कहीं नहीं कहा है, नहीं इसीलिए वो श्रीनिवासन को बचा रहे हैं। उन्होंने खुद कब बयान दिया श्रीनिवासन के बारे में? उन्होंने कहा कि एक टफ इंक्वायरी, आज आप उनका बयान भी पढ़ लीजिए तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कहा कि 15 दिन में जब सुप्रीम कोर्ट। शाइना जी कहाँ आया बयान? एंटी करप्शन मैं अभी अपने ऑफिस को बोलता हूँ, अगर जेटली जी का बयान आया हो, किसी चैनल पर चल रहा हो तो मुझे कृपया बता दें।
कहां पर आया है जेटली जी का बयान? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कहां पर आया है जेटली जी का बयान? मैं खुद अपने चैनल पर चलाना चाहूंगा। मैं आपको पढ़ के बताऊं? मैं आपको पढ़ के बताइए और अपना सोर्स भी बता दीजिए। का मौका आप मुझे देंगे? आप सोर्स भी बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल बताइए। देखिए, मेरे पास और कहां पर आया ये भी बता दीजिए। मेरे सामने नेट खुला हुआ है, मैं 1 मिनट में डाउनलोड करके निकाल सकता हूं। मैच एंड स्पॉट फिक्सिंग। देखिए, मैं आपको पढ़ के दिखा रही हूं, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं। और जेटली जी ने कहा, यहां तक कहा है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तब श्रीनिवासन जी उनके दामाद के प्रति बायस ना हो, इसलिए उनको ये पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, लेकिन हटना चाहिए जरूर। और मैं मानती हूं कि स्वाभाविक रूप से जो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया न दी तो आप ये चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी है जहां वो कह रहे हैं कि वी शुड एक्ट टफ व्हेन इट कम्स टू स्पॉट फिक्सिंग, वी नीड टू इम्प्लीमेंट लॉज, उन्होंने साथ साथ ये भी बयान दिया है कि 15 दिन में जब ये सबके सामने पेश आता है तो जो गुनहगार है उनको सजा मिलनी चाहिए। और उन्होंने यहाँ कहां पर बयान दिया है? जी, ये तो बताइए, ये बयान कहां पर है? मैं आपको पढ़ के तो बता रही हूँ। बीजेपी ने प्रेस रिलीज किया है, बीसीसीआई नहीं, कहां पर है? मैं भी देख लेता हूँ। 1 मिनट, मुझे कंप्यूटर दिखाइए, मैं दिखा देता हूँ चाइना जी को कि मैं पहले आप बताइए ना कहां पर आया है। मैं आपको ये फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि आप चाइना जी, ये कंप्यूटर रखा हुआ है, मुझे बता दीजिए। मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, मैं भी जाकर पढ़ लूंगा। मैं नरेश जी को भी बताऊंगा, मैं राजीव रंजन जी को भी बताऊंगा, प्रेम, मैं आपको अभी फॉरवर्ड कर रही हूँ, तो आपको ये दिक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। बताऊंगा, देश को बताऊंगा कि अरुण जेटली का ये बयान आया है। कहां पर है ये बयान? का मौका दीजिए और मैं सब पढ़ लेती हूँ आपको। आप मुझे कहां से पढ़ रही हैं? मौका दीजिए और आपका कहां से पढ़ रही हैं ये तो बता दीजिए। ये आया है, ये पीटीआई के रिपोर्ट, पीटीआई के रिपोर्ट यहाँ बयान देता है अरुण जेटली का नीचे सिग्नेचर होना चाहिए। देखिए अरुण जेटली का नाम होना चाहिए। चाइना जी, इस पर अरुण जेटली का सिग्नेचर होना चाहिए। कोई अखबार होगा जी, ये कोई पहले तो समझ लीजिए। 1 मिनट प्लीज समझ लीजिए, मैं अभी दिखा दूंगा कि चाइना एनसीबी जो कह रही थी और मैच फिक्सिंग का मुद्दा पे अरुण जेटली जज नहीं है। अरुण जेटली इनके ऊपर जज नहीं है। जो वो किसी को शील्ड कर रहे हैं तो आप स्वाभाविक रूप से ये चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो वो नहीं कर रहे हैं तो आप ये 2 और 2 जोड़ के अपनी प्रतिक्रिया सबके सामने पेश नहीं कर सकते। 9 साल से देते आ रहे हैं वो। मैं यही तो कह रहा हूं, वो प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं, वो पवन बंसल से इस्तीफा मांग सकते हैं, वो किसी से भी इस्तीफा मांग सकते हैं। वो जो हाल ही में रेल मंत्रालय का स्कैंडल हुआ, साथ ही साथ जो दूसरे मंत्री को हटाया गया, उस पूरे कोयला मंत्री को हटाया गया, उस पर पूरा का पूरा इस्तीफा मांग सकते हैं। उन कानून मंत्री को हटाया गया, उस पर इस्तीफा मांग सकते हैं। उन पर भी प्रूफ नहीं है, वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। आप सुनेंगे प्लीज दीपक जी, आप किसी और को मौका दे तो मैं आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आपके स्टेटमेंट का सोर्स क्या है, क्या सही है, मुझे ईमेल कर दीजिए। टिल द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो आपने जो तय किया वही। तो यही बात आप ए राजा के बारे में कहिए ना, जब तक कोर्ट केस खत्म नहीं हो जाता राजा टेलीकॉम मंत्री बने रहे। देखिए, क्योंकि यही आप ए राजा के बारे में कहिए, जेटली जी यही आप प्रधानमंत्री के बारे में कहिए, उनका एक बयान आप सिर्फ सुन लीजिए कि टिल द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी मिस्टर श्रीनिवासन शुड डिसएसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम द दिया है उन्होंने। मैं वही तो जानना चाहता हूं, ये बयान कहां पर आया है? पीटीआई का रिपोर्ट है, आप प्लीज पढ़ लीजिए। मैं वही तो आपको आप भेज दीजिए, मुझे ईमेल कर दीजिए। मैं मेरे अगर वो अरुण जेटली के नाम पर पीटीआई ने दिया है तो मैं तुरंत भेज रही हूँ आपको। ये शुक्ला जी मैं तुरंत आपको भेज मुझे भेज दीजिए ना, अगर पीटीआई का है मैं देश को तो बता दूं। ये शुक्ला जी का बयान है, इतनी ईमानदारी की मैं बात अभी भेज रही हूँ, तो आप मुझे। ये शुक्ला जी का बयान है, उन्होंने कोर्ट किया है। ये आरएसएस के किसी अखबार का बयान है, मुद्दा है स्पॉट फिक्सिंग। ये राजीव शुक्ला का बयान है मैडम, ये राजीव शुक्ला का बयान है। He has said this is अरुण on जेटली का नहीं behalf है। of Mr. Jetli and himself. नहीं, उन्होंने यहाँ कहा है this is on behalf of Mr. Arun Jetli and himself.
देखिए दीपक जी, आपने शायद अरुण जेटली जी तो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो खुद अपना बयान देके चले जाते हैं, उसके लिए उनको कांग्रेस के एक मंत्री की जरूरत क्यों पड़ी? हमेशा स्टैंड लिया है। मतलब बीजेपी के दूध पिला सकती, भगवान राम को मतलब बीजेपी के दिन इतने बुरे आ गए क्योंकि उनको कांग्रेस है, क्योंकि उनको कांग्रेस के एक मंत्री को अपना प्रवक्ता बनाना पड़ रहा है। मैं सबके एक रिएक्शन ले लेता हूं। आपने दोनों का पक्ष सुना, दीपक चौरसिया का भी सुना और शायना एनसी का भी सुना। रशीद मसूद साहब, क्या अरुण जेटली का कोई ऐसा बयान आपने पढ़ा है, देखा है, सुना है? या नरेंद्र मोदी का? दोनों नाम ले रहा हूं मैं। नरेंद्र मोदी पर भी पूछा था शायना जी, आपने जवाब नहीं दिया, उस नाम पर आऊंगा। मैंने बीजेपी के किसी भी बड़े नेता का कोई बयान इस तरीके का नहीं पढ़ा कि मैंने बीजेपी के किसी भी बड़े नेता का, अरुण जेटली समेत, यह बयान नहीं पढ़ा कि श्रीनिवासन साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे नहीं मालूम है कि शायना जी कहां से ये बयान पढ़ रही हैं। चलिए, दो टू, मुझे उसका इल्म नहीं है। मैं ये राजीव शुक्ला का बयान पढ़ रही है। ये राजीव शुक्ला का बयान पढ़ रही है। क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? ये राजीव शुक्ला का बयान पढ़ रही है और दुख की बात है कि बीजेपी के नेता को अपनी बात कहने के लिए कांग्रेस का एक मंत्री का सहारा लेना पड़ता है। आईपीएल के अध्यक्ष हैं। एक सेकंड, आप क्यों अरुण जी को सिंगल आउट कर रहे हैं? बड़े दुख की बात है। आईपीएल के अध्यक्ष, जो आईपीएल के अध्यक्ष, मैं नरेंद्र मोदी के लिए भी बोल रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी के लिए भी बोल रहा हूँ। शायना एनसी जी, आप जानती हैं क्या ये बयान मैं नरेंद्र मोदी के लिए भी यही बोल रहा हूँ, मैं अनुराग ठाकुर के लिए भी यही बोल रहा हूँ। डिसीजन नाउ मी एंड मिस्टर अरुण जेटली हैव सजेस्टेड इट, and not just this, credibility of the board is supreme to us. We will act at the behest of the interest of the BCCI. क्या ये गलत बयान है जब दोनों के प्रति, दोनों के तरफ से ये बयान आ रहा है? ये राजीव शुक्ला का बयान है। आपने तो तय किया है, ये राजीव शुक्ला का बयान है। देख तो क्या हुआ, दोनों शुक्ला साथ में काम करते हैं। एक आईपीएल के अध्यक्ष है, एक दीपक जी बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बनने का इंतजार कर रहे हैं। आपका है कि अरुण जेटली जी ने क्यों ज्यादा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा मुद्दा क्या है? मुद्दा है स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग। नरेंद्र मोदी ने क्यों? चलिए, मैं अरुण जेटली का नाम ही नहीं लूंगा इस शो में। शायना एनसी जी, शायना एनसी जी, मैं अरुण जेटली का नाम ही नहीं लूंगा इस शो में। जी को इस्तीफा नहीं देना, मैं अरुण जेटली जी का नाम ही नहीं लूंगा। नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं कहा? अब मैं सवाल ही रिफ्रेम कर देता हूं। मोदी जी हर बात पे बोलते हैं, करप्शन पे बोलते हैं, महंगाई पे बोलते हैं, आम आदमी पे बोलते हैं। मोदी जी ने, मैं अरुण जेटली का नाम ही नहीं लूंगा, बताइए मोदी जी ने क्यों अपना स्टैंड क्लैरिफाई नहीं किया? मोदी 2 हफ्ते हो गए स्कैंडल के खुले हुए। एक सेकेंड, मैं आ रहा हूं नरेश जी, इसके बाद आपके पास ही आ रहा हूं। मोदी जी अध्यक्ष है जीसीए का, मोदी जी अध्यक्ष है जीसीए का, जो कि बीसीसीआई का हिस्सा है। वहाँ कोई नरेंद्र मोदी जी श्रीनिवासन को बनने के लिए वोट डालते हैं। उनको हर चीज पे प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल है। और आपके भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, जिनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, और क्रिकेट युवाओं का खेल है। अरे नरेंद्र मोदी तो लार्जर देन लाइफ है मैडम, उनकी तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी प्रतिक्रिया ली जाती है। क्रिकेट तो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों से जुड़ा हुआ खेल है। नरेश अग्रवाल जी, एक मुद्दा पे आपने मेरा एक सेकंड जी दीपक जी, आप मैंने आपका प्रश्न आपने मेरा कर सुना, साइना जी का हिसाब से मैं जवाब दूं, तब तक मैं शांत बैठने वाली हूं। हाँ, मैं दीपक जी, मैं अभी शायना जी को भी सुन रहा था और मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। शायना जी तीतर का बटेर बना दें, बटेर का तीतर बना दें, तो आरएसएस भाजपा का चरित्र है। भगवान जी को, राम को वो चौराहे पे खड़ा कर सकते हैं, गणेश जी को दूध पिला सकते हैं, तो कुछ भी कह सकती भाजपा का चरित्र है। लेकिन मैं नहीं समझ पाया प्रकाश जावड़ेकर जी और मुख्तार अब्बास नकवी जी क्यों नहीं अब तक खुल के सामने आए। अभी 1 महीने तक राज्यसभा नहीं चलनी थी, हम लोग तरस गए, कहते रहे राज्यसभा चले, जिससे कि कोल गेट हो या जितने भी गेट हो सभी सामने आए। लेकिन तब तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा लग रहा था जैसे भाजपा ने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। लेकिन यहाँ भ्रष्ट लोगों को जिस तरह संरक्षण, चाहे अरुण जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे भाजपा के और लोग हो या उसमें और पदाधिकारी हो, अगर शरद पवार जी इस्तीफा मांग सकते हैं,
ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्तीफा मांग सकते हैं, हम लोग इस्तीफा मांगे तो उनको इस्तीफा मांगने में क्यों देरी कर रहे हैं? आखिर ये कारण भाजपा बताती क्यों नहीं? उनके प्रवक्ता अब तक क्यों नहीं आदर्शवादिता का सिद्धांत लेकर जनता के सामने आए हैं? और मैं कह सकता हूं भाजपा की जो नीति है ईटिंग मीटिंग चीटिंग, उस नीति के तहत ये सब लोग काम कर रहे हैं। और मैं तो फिर दोहरा रहा हूं कि क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए, सरकार को ऑर्डिनेंस लाके क्रिकेट को खत्म कर देना चाहिए, बीसीसीआई पे एक प्रशासक बैठा देना चाहिए और ये जनता को विश्वास दिला दें कि बीसीसीआई को संवैधानिक संस्था नहीं है कि पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन आना पड़ेगा। इस पे कानून से कब्जा, कानून से इसको टेक ओवर किया जा सकता और देश की जनता के साथ जो विश्वासघात हुआ है उस विश्वासघात के लिए सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकती। राजीव रंजन जी, आपकी सहयोगी पार्टी सबसे ज्यादा नैतिकता, मोरलिटी सबका पाठ पढ़ाती है। आपको नहीं लगता नरेंद्र मोदी को कम से कम इस बारे में, नीतीश कुमार जी का तो क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, नीतीश कुमार जी ना किसी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार जी ना बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने का इंतजार कर रहे हैं अरुण जेटली जी की तरह। आपको नहीं लगता नरेंद्र मोदी को इस इश्यू पर भी एक स्टैंड लेना चाहिए था? जब वो देश और दुनिया के हर मुद्दे पर अपना स्टैंड लेते हैं, फटाफट ट्विटर पर डालते हैं, सबसे ज्यादा टेक सेवी हैं, हर मिनट का अपडेट उनको मिलता है। देखिए, ये इस देश के क्रिकेटर्स, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स, कमेंटेटर्स, ब्रॉडकास्टर्स और जो भी क्रिकेट के फ्रेटर्निटी से जुड़े जितने तबके हैं, जो लोग हैं, आज सबकी साख का सवाल है। और दुनिया में सबसे बड़े अमीर एक क्रिकेट एसोसिएशन के तौर पर जो एक हैसियत बनी है, मुझे लगता है कि इस हैसियत में कहीं ना कहीं बीसीसीआई को थोड़ा एक गुमराह जो मिसडायरेक्टेड डायरेक्शन में जाने की जो स्थिति बनी है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए जवाबदेह है। और मैं इस पर नहीं कहूंगा कि देश में जो आज वातावरण है और जिस तरह की नाराजगी है, क्रिकेट कहीं ना कहीं एक रिलीजन के तौर पर इस देश में है, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो हमारे सहयोगी दल हो या देश के दूसरे राजनीतिक दल हो, इन सबकी सीधी भूमिका हो या नहीं हो क्रिकेट के प्रबंधन में, लेकिन श्रीनिवासन और बीसीसीआई के पारदर्शिता के सवाल पर बगैर किसी तरह के समझौता के देश समाधान चाहता है। और आज हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तुरंत इसका समाधान निकलना चाहिए, इसलिए कि इसके तार देशद्रोहियों से जुड़े हैं, मादक पदार्थों के स्मगलर से जुड़े हैं, कॉलगर्स के रैकेट चलाने वालों से जुड़े हैं, कहीं न कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल है, कॉफी पोसा से लेकर के देश के कई कानूनों का उल्लंघन हुआ है। इसलिए इन तमाम सवालों को देखते हुए बोर्ड को कहीं से क्लीन चिट देने का सवाल नहीं है। और बोर्ड के केवल श्रीनिवासन तक का मामला नहीं है, आईपीएल के टीम के तमाम जितने टीम के जिन इंडस्ट्रियल हाउसेस के टीम हैं, उन सबके आय के स्रोत से लेकर के इन तमाम चीजों पर एक ठोस फैसला लेने की जरूरत है। इसलिए कि ये एक बहुत ही गहरा एक नेक्सस है, इस नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है। ये देश के लिए एक समानांतर अर्थव्यवस्था और कहीं न कहीं देश की सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। राजीव जी, सीधे सवाल का जवाब दीजिए, नरेंद्र मोदी को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए कि नहीं? मैं नरेंद्र मोदी पर सवाल पूछ रहा हूं, बाकी किसी पर ज्ञान गणित नहीं चाहता। देखिए, मैंने यही कहा है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले श्रीनिवासन के इस्तीफे की बात की है और आईपीएल को एक विकृति बताया है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, इस सवाल पर सबको खुल करके सामने आना चाहिए, चाहे वो किसी राज्य में जो भी जीसीए के ऑफिस बेयरर्स हो, डीसीए के ऑफिस बेयरर्स हो, देश के अलग अलग क्रिकेट संघों में जुड़े जो लोग, बिल्कुल निश्चित तौर पर सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, क्यों बीजेपी श्रीनिवासन को लेकर डिफेंसिव खड़ी है? एक कारण समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ अरुण जेटली जी के कारण, नरेंद्र मोदी जी के कारण, क्योंकि ये दो डिसीजन मेकर्स हैं, दोनों खामोश हैं, तो पूरी पार्टी भी खामोश है। गांधी जी के बंदर हो गई है, ना बुरा देखेंगे, ना बुरा सुनेंगे, ना बुरा कहेंगे। वो पॉजिटिव वे में था, ये निगेटिव वे में। पार्टी थोड़ा देर हो गई है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा मांगने में थोड़ा कांग्रेस से देर हो गई दिखाई दे रही है बीसीसीआई में, लेकिन आज ही मुझे लगता है राजीव शुक्ला ने भी मांगना शुरू किया है। और नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, ये लोग बहुत जिम्मेदार और क्रिकेट प्रेमी लोग हैं, इनको राष्ट्र धर्म का ज्ञान है। और जहां तक आप जानते हैं, कारगिल में इस देश में जो है कारगिल विजय पर उतना बड़ा उत्सव नहीं हुआ था जितना बड़ा उत्सव 2020 जीतने पर हुआ था। इसलिए जब इसको आपने राष्ट्र धर्म क्रिकेट को बना दिया है, तो उसकी नैतिकता के लिए स्थापित करने के लिए इस्तीफा मांगने क्या, उसको बर्खास्त करने की मांग करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी
निश्चित तौर पर जो है इस पर यही राय रखते होंगे और वो शीघ्र रखेंगे भी, ऐसी अपेक्षा की जाती है। सर रखते होंगे तो देश को क्यों पता नहीं है? ये तो ट्रांसपेरेंसी वाला देश है। ट्विटर पर 1 मिनट में संदेश आ जाता है नरेंद्र मोदी का दुनिया के हर मसले पर। इस पर खामोश क्यों है? मुझे तो इसका जवाब नहीं समझ आ रहा है। सुन रहे होंगे तो शायद उनका ट्वीट आ जाए। दीपक जी, अगर आपको सुन रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी, उन तक बात जाएगी। हमें सुन रहे होंगे तो हमें सुन रहे होंगे, बढ़िया उनका पक्ष होगा, इसमें किसी को। बिल्कुल शहना जी, बिल्कुल शहना जी, जैसे ही प्रेम शुक्ला जी चुप होंगे, बिल्कुल शहना जी आपका ही वक्त है। देखिए, एक चीज समझना बहुत आवश्यक है कि जब मोरालिटी या प्रोप्राइटी इन पब्लिक लाइफ, क्या आप तय करेंगे किसी और के लिए या वो खुद तय करेंगे अपने लिए? क्या श्रीनिवासन जी नहीं देखते हैं कि ये पब्लिक रिएक्शन जो है, इतने सारे लोग एजिटेट कर रहे हैं, इतने सारे लोग के प्रतिक्रिया है, क्या उनको नहीं लगना चाहिए और उनको व्यक्तिगत रूप से ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए? आपने यहां तो ठोका है कि किसी और को मांगनी चाहिए उनकी इस्तीफा, लेकिन इस्तीफा मांगे न मांगे वो आदमी को स्वयं ये समझना चाहिए कि जब तक ये मुद्दा इन्वेस्टिगेशन चालू है उनके सन इन लॉ के प्रति या ये मुद्दे के ऊपर, उनको सही ढंग से कुर्सी छोड़नी चाहिए। क्या ये ठेका जो आपने दिया है, क्या वो सिर्फ अरुण जेटली या राजीव शुक्ला तक सीमित है? और जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, 1 मिनट प्लीज, बीजेपी कांग्रेस यहां मत लाइए क्योंकि ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स और क्रिकेट एक रिलीजन है इस देश में। जब एक प्रतिक्रिया कंटेम्प्रेरीज में पेश किया है, जो आपको पढ़ के सबके सामने मैंने कहा, जहां राजीव शुक्ला जी अरुण जी के प्रति भी बोल रहे हैं और बयान खुद दे रहे हैं कि बीसीसीआई नीड्स टू रिस्टोर इट्स क्रेडिबिलिटी। क्या ये बस नहीं है ताकि अध्यक्ष समझे कि ये जो प्रोप्राइटी है पब्लिक लाइफ में, उसके जिम्मेदार आप हैं और आप खुद ये निर्णय लेना चाहिए आपको? चलिए एक और सवाल पूछ लेता हूं शहना जी। मेरा सवाल बड़ा सीधा ये है, ठीक है श्रीनिवासन साहब तय करें, वो कह रहे हैं मुझे इस्तीफा नहीं देना है, तो यही काम के लिए आपने संसद क्यों ठप की? वो आप प्रधानमंत्री को छोड़ देती कि वो कोयला घोटाले पर इस्तीफा देंगे कि नहीं, वो आप पवन बंसल पर छोड़ देती कि रेल घोटाले पर वो इस्तीफा देंगे कि नहीं, वो आप कानून मंत्री अश्विनी कुमार पर छोड़ देती कि वो इस्तीफा देंगे कि नहीं, क्योंकि उन्होंने सीबीआई को अपने कमरे में बिठाकर कुछ डिक्टेशन दिए हैं। श्रीनिवासन के लिए अलग स्टैंडर्ड और कांग्रेस के नेताओं के लिए अलग स्टैंडर्ड, ये बात क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? क्यों देश ये पैरेलल क्यों न ड्रॉ कर रहे हैं? आप इतनी समझदार राजनेता हैं शहना एनसी जी, आपने खुद कहा कि क्रिकेट इस देश में रिलीजियन है। दीपक जी, और आप एक बहुत ही बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने तय किया है कि किस ढंग से और किस दिशा में आपको ये डिबेट लेना है, लेकिन मैं वो जाल में फंसने वाली नहीं। जहां तक सवाल है नरेंद्र मोदी जी का, आपने बार बार कहा कि उन्होंने क्यों नहीं प्रतिक्रिया। अरे हर एक मुद्दे पे क्या वो प्रतिक्रिया देने वाले हैं? वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से जुटे हैं, उनके मुद्दे जो है वहां तक सीमित है। हर एक मुद्दे पे जहां हर एक व्यक्ति प्रतिक्रिया देते जाए, क्या उससे कोई व्यक्ति इस्तीफा देने वाले हैं? आज श्रीनिवासन जी जो मीडिया के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं, जितने सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है, इसलिए जब मैं बात कर रही हूं कि प्रोप्राइटी इन पब्लिक लाइफ और मोरालिटी इन पब्लिक लाइफ, वो व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति तय करता है कि मेरे लिए ये सही है और ये गलत। और अंत में जब एक कैरेक्टर असैसिनेशन होता है या फिर एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि आप क्यों ये कुर्सी से जुटे हैं, तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, एंटी करप्शन ब्यूरो के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो फाइंडिंग्स मुझे लगता है कि सर्वप्रथम वही तय करेगा कि किस घोटाले की जांच सीबीआई से हो जाए, गुनहगार है। देश के सामने का सवाल है ना शहना जी, तो बीजेपी ये मांग कर ले कि सीबीआई से जांच हो जाए। आप मांग कर लीजिए, कल मैं इसको पहली हेडलाइन बना के चलाऊंगा कि बीजेपी ने सीबीआई से जांच की मांग की है इस पूरे गड़बड़ झाले की। जो अरुण जेटली जी ने
जो अरुण जेटली जी ने कहा कि ये तो होते रहता है, रहने दो, अभी देखते हैं, जांच होने दो, उन्होंने ये प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि कोई भी जो गुनहगार है उनको सजा मिलनी चाहिए जल्द से जल्द 15 दिन में। उन्होंने कहा है कि तो प्रधानमंत्री ने कभी ऐसा नहीं कहा कि कोयला घोटाले में या कॉमनवेल्थ में जो गुनहगार है उनको सजा नहीं मिलेगी। नहीं शायना एनसी जी, यानी प्रधानमंत्री जी ने भी ये कभी नहीं कहा कि जो कोयला घोटाले या बाकी में दोषी है उनको सजा नहीं मिलेगी। जैसे कि मैंने कहा दीपक जी, आप एक बहुत ही कि किस रूप से आपको ये कॉन्वर्सेशन लेना है। मुद्दा ये है कि स्पॉट मैच फिक्सिंग, जिस ढंग से हमने भ्रष्टाचार देखा है खेल में, ये एक मुद्दा है जहां पूरे देश में ऐसा समझ में आ रहा है, विश्व भर में, कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लूटर्स, कॉनमेन, थग्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ एलिगेशंस व्हेन इट कम्स टू करप्शन। मुझे लगता है ये मुद्दे के ऊपर फोकस करें तो शायद दैट इज व्हाट योर पार्टी सेज। यही बीजेपी कह रही है 9 सालों से, यही बीजेपी 9 सालों से कह रही है कि यूपीए 2 सरकार ने ये छवि दुनिया के सामने पेश कर दी है। बात कर रही है कि एक लॉ की आवश्यकता है जहां कानून का खौफ हो, जहां ये बीजेपी एक ही पार्टी है जहां कह रही है कि कानून का खौफ होना जरूरी है। जो भी ये गुनहगार हैं, विदेश में रहते हैं, यहां रहते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। ना सिर्फ कि 300 रुपया दीजिए और 3 महीने तक आपको सजा मिले और फिर आप बाहर और वापस आपने ये बेटिंग और सब किया। चलिए शायना जी, हरपाल सिंह बेदी साहब, जगमोहन डालमिया की अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। लोग कह रहे हैं कि वो श्रीनिवासन साहब की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। आजकल वो श्रीनिवासन साहब के सपोर्टर हैं। उनने पूरी की पूरी बंदूक अब आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और राजीव शुक्ला की तरफ मोड़ दी है। उनका कहना है कि इस गंदगी के लिए आईपीएल गवर्निंग काउंसिल जिम्मेदार है, जिसके चेयरमैन या जिसके कमिश्नर राजीव शुक्ला है, बीसीसीआई नहीं। ये उनका संकेत है। क्या निकालेंगे इसका मतलब? शुरू से कह रहे हैं, उनका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि गंद तो आईपीएल में पड़ी है ना। मगर कहने का ये मतलब, जितनी आपने बड़ी बहस की ये होना चाहिए वो होना चाहिए, सिर्फ 30 मेंबर हैं बीसीसीआई के, 30 मेंबर हैं, उसमें से 10 या 15 ही खड़े हो जाएं, ना फिर जेटली साहब की जरूरत है या नरेंद्र मोदी की जरूरत है। अगर 15 ही खड़े हो जाएं तो श्रीनिवासन साहब का जाना तय हो जाएगा। अगर श्रीनिवासन साहब के जाने से कुछ सारी ये प्रॉब्लम खत्म होती है तो 15 बंदों की जरूरत है। आपने कहा जी वो कंडेम करें, वो करें, चलिए नहीं मानते, ये मान लिया कि जेटली नहीं मानते या नरेंद्र मोदी नहीं मानते, बाकी 15 खड़े हो जाएं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और श्रीनिवासन का ये बेस है कि मेरे साथ मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी है। वो एक आप 4 बंदे या 10 बंदे रिक्वेशन कर लें, मीटिंग पता चल जाएगा कौन कितने पानी में, और बहस ही खत्म हो जाएगी। ये अब आप देखिए दीपक जी, ये बड़ी गंद फैलेगी। अब जब डालमिया साहब ने कहा कि आईपीएल में होगा तो आईपीएल में, ये सारी जो फ्रेंचाइजीज है सारे आईपीएल के ही है ना। तो जैसे राजीव रंजन जी ने कहा कि सारा इंक्वायरी होनी चाहिए, तो सारी होगी अब, क्योंकि फिर अब उसमें फिर बड़े बड़े फंसेंगे जो इन्होंने 9 टीमें ली हैं, अरबों रुपया लिया हुआ है। नहीं, ये बड़ा मामला इतना नहीं है जितना आपने कहा। हमने शुरू से सोचा था, मगर जैसे राजीव ने सही कहा कि अगर ये वाकई मनी लॉन्ड्रिंग है और बगी इसमें वो इन्वॉल्व है, फिर ये मामला छोटा नहीं है। इसका फिर शायद इसी वजह से चुप है कोई कि क्या ये इतना, ये श्री शान तक नहीं है मामला, या अंकित चौहान तक या चंदोलिया तक नहीं मामला। ये मेरे कहने का मतलब, मामला बड़ा गंभीर है। अगर आईपीएल में जाएगा ये और आईपीएल में इंक्वायरी होगी तो और बड़ी बातें निकलेंगी, क्योंकि पैसा आया कैसे? आप स्कूल बनाने या कॉलेज बनाने में तैयार नहीं है, अस्पताल में पैसा खर्चने की तैयार नहीं है, 12,000 करोड़ की टीमें बना रहे हैं और 5 साल से एक बार फायदा नहीं हुआ। जो इंडस्ट्रियलिस्ट 2 रुपये नहीं खर्चता बगैर वापसी के, आज तक 6 साल में किसी ने नहीं बताया कि किस टीम ने फायदा लिया। चलिए फायदा हो, चलिए आपने हराम का पैसा ही लगाया, फायदा तो हो। अब पैसा डाले जा रहे हैं, फायदा ही नहीं आ रहा है। कौन सा किस जगह हो रहा है? आप अगर ब्लैक मार्केटियर भी हैं, ब्लैक भी करते हैं, पैसा कमाते हैं, कौन सा यहाँ पर ये पहली टीमें हैं जो 12,000 रुपया खर्च करके बिल्कुल वापस। रशीद मसूद साहब, सीधा सवाल है आपसे, आपको नहीं लगता नरेंद्र मोदी को भी इस पर मुंह खोलना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला कि हमको लगता है कि राजीव शुक्ला, सीपी जोशी जैसे उनके जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी देशभक्ति कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। आपको नहीं लगता नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया है? देखिए शायना जी बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब हर चीज पे बोलना जरूरी नहीं है। मैं ये समझता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब के लिए कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं जिसपे वो ना बोलते हों, और नेशनल लेवल के जो जितने भी इश्यूज होते हैं उन सब पे बोलते हैं।
और खास तौर पर ये जब करप्शन का इशू है, करप्शन पर तो वो अपने आप को मास्टर कहते हैं कि मैं तो लग ही रहा हूं एंटी करप्शन उसके खिलाफ। हमारी समझ में नहीं आती है कि इनको खामोशी की रहने की जरूरत क्या पड़ी है इस इशू पर, जब इतना बड़ा करप्शन इन्वॉल्व है और श्रीनिवासन साहब के दामाद का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसमें है, तो फिर उनका इस्तीफा मांगने में इनको झिझक और शर्म क्यों आ रही है, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। शायना जी उसको घुमा फिरा करके जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो जस्टिफाई कर नहीं पा रही हैं। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब को इसमें बोलना चाहिए था, क्योंकि छोटी से छोटी चीज जब कांग्रेस के किसी भी लीडर के बारे में आती है तो नरेंद्र मोदी साहब उछल करके सामने आते हैं। तो उसका मतलब है कि वो करप्शन के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो कांग्रेस के खिलाफ है और हर करप्शन को कांग्रेस से जोड़ने के उसमें बोलना अपना फर्ज समझते हैं। लेकिन इस करप्शन के बारे में बोलना रशीद मसूद साहब, इससे पहले भी मैं एक बात आपको याद दिला दूं, रशीद मसूद साहब, हिमाचल के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ने कहा था आईपीएल के बारे में, तब उन्होंने कहा था कि शशि थरूर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मिली है, जिसका कई महिला संगठनों ने विरोध किया था। एनसी जी, क्या उस बयान को नरेंद्र मोदी के आप सही मानती है एक महिला के नाते? कहां से कहां आप जा रहे हैं दीपक जी? इस ढंग से मैं भी आपको पूछ सकती हूँ कि ये तो एक राष्ट्रीय मुद्दा है, क्यों सोनिया गांधी ने एक प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्यों मनमोहन सिंह ने नहीं कहा है कि उसको कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने दी है, क्यों किसी ने कुछ नहीं कहा? देखिए मैं कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल ब्रीफिंग में मसला उठाया, पीसी चाको एआईसीसी में बैठकर बोले हैं जो प्रोप्राइटी इन पब्लिक लाइफ के ऊपर कोई भी सवाल उठता है तो वो व्यक्ति को स्वयं भी समझना चाहिए। यहाँ किसी ने उनको शील नहीं किया है, बल्कि राजीव शुक्ला जी जो अध्यक्ष हैं आईपीएल के, उन्होंने अरुण जी और उनके प्रति एक बयान तक दिया है जहां उन्होंने कहा एक इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताकि इन्वेस्टिगेशन फ्री और फेयर रहे, चलिए आप तक श्रीनिवासन जी को ये कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। इससे ज्यादा स्पष्ट आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि अलग बयान इससे, अलग बयान उससे? चलिए, क्या आप चाहते हैं क्या कि कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जाए, या क्या आपको तसल्ली कैसा होगा? जो अरुण जी ने ये मुद्दे के ऊपर जो गंभीर प्रश्न है, मैच फिक्सिंग, एक मिनट, शायना जी वक्त कम है, कानून मैं चाहता हूं कि ये दो चीजों को आप नहीं उठाया तो आप जरूर उनको जितने भी सवाल करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन जब एक नेता जिनके ऊपर कोई भी दाग नहीं, जिनके प्रति इंटेग्रिटी और सम्मान के आदर से देखते हैं, वहां आपने ये चर्चा ऐसा बनाया है जैसे कि उनको प्रतिक्रिया देनी ही चाहिए। और बल्कि मैं कहना चाहती हूं कि मैं स्वागत करती हूं अरुण जी का कि वो ये प्रेशर जाल में नहीं फंसे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या अरुण जेटली ने वाकई पीटीआई से उनका ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है? सीधे चलते हैं मनीष अवस्थी के पास, और उनके बाद अरुण जेटली से जब पूछा गया क्रिकेट के बारे में तो उनके क्या हाव भाव हैं, बोला तो उन्होंने कुछ नहीं है, वो दोनों एक साथ दिखाते हैं। मनीष जी, क्या पीटीआई पर अरुण जेटली की कोई प्रतिक्रिया आई है आज? देखिए दीपक जी, हम यहाँ दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से अरुण जेटली के बचाव में बीजेपी की तरुण नेता शायना एनसी उतरी हुई है, वो डिफाइंड मूड में है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं कि आखिर क्या अरुण जेटली का कोई इस तरह से बयान आया है। ये देखिए, ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम अरुण जेटली के नाम पे चीजें सामने आ रही हैं। ये देखिए, ये स्पॉट फिक्सिंग पर उनका केवल एक स्टेटमेंट है 27 मई का, जिसमें कहीं भी ये नहीं दिखाया गया है या लिखा गया है कि श्रीनिवासन को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अरुण जेटली चुप क्यों है? शायना जी, अगले बीसीसीआई अध्यक्ष की हैसियत ओहदे के लिए? चलिए मनीष जी, लेकिन अब अरुण जेटली की प्रतिक्रिया भी देख लेते हैं। जब रिपोर्टर्स उनको चेस कर रहे थे तब उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, हाव भाव थी क्रिकेट पर, यह भी देख लेते हैं एक बार। The anti-corruption unit of the BCCI is looking into all these matters. The Supreme Court has given it a 15-day time limit. It will give its report. It will come up before the disciplinary committee. And we rest assured we are going to take a very tough view in the matter. Mr. Srinivasan. Thank you.
श्रीनिवासन साहब के सवाल पर पूछा गया था, उस पर वो खामोश है। सायनांशी जी, बहुत कम वक्त है, आखिरी प्रतिक्रिया, क्या हम उम्मीद करें अरुण जेटली जी से, नरेंद्र मोदी जी से? दीपक जी, इतना स्पष्ट बयान जहां उन्होंने एक एक मुद्दे के ऊपर कहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट 15 दिन में प्रतिक्रिया देगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई इंक्वायरी दे दी। 2012-2013 ये 2 फिक्सिंग के मामले हैं। कांग्रेस को या भाजपा को इसमें मांग करने की आवश्यकता, तत्काल सरकार को जो है सीबीआई इंक्वायरी देनी चाहिए। और सरकार सीबीआई इंक्वायरी न देके सरकार में बैठे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और फिर विपक्ष चुप्पी साधे रहेगा तो देश को बड़ा इसका गलत संदेश जाएगा, ये निश्चित है। शायना जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। स्पष्ट नहीं करता है दीपक जी, जो ये प्रतिक्रिया जो अरुण जी ने दिया है वो स्पष्ट नहीं है, तो मैं नहीं समझती हूँ कि ये चर्चा आगे बढ़नी भी चाहिए। जहां उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो काम कर रही है, 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट बयान देगी और वो कोई भी जो गुनहगार है उनको छोड़ने वाले नहीं। गुनहगार के अंदर श्रीनिवासन जी हो, उनके दामाद हो, अलग स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के आरोपी हो, जो यहां बैठे हैं, जो विदेश में बैठे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, सबको लेके मुझे लगता है कि ये दबाव में आके रिटन स्टेटमेंट्स और सब क्यों देने की आवश्यकता है जब उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी, जहां सब कुछ स्पष्ट होता है एक बयान से। लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये बयान बेहद शुरुआती दिनों का है, तब तक मयप्पन पकड़े नहीं गए थे और ये मामला इतना गंभीर नहीं हुआ था। मुझे नहीं समझ पड़ रहा है कि मेरे प्रोड्यूसर ने आउट ऑफ कंटेक्स्ट इसको निकालकर क्यों चला दिया। मैं साफ कर दूं, ये बयान बहुत पुराना है और तब का है जब मयप्पन गिरफ्तार नहीं हुए थे, जब श्रीनिवासन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स हुई थी। अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं, इसलिए चूंकि आपने एक सवाल उठाया, मेरे ख्याल से ये बहस शायना जी आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। इंडिया न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।